अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, सबसे पहले जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स मौजूद हैं प्लीज जरा कंफर्म कीजिएगा कि मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है आपको। जी, मेरी आवाज और वीडियो आपको क्लियर है। ओके। चलिए जी, बेहतरीन हो गया। तो सर सबसे पहले आप सबके लिए दुआ कि आप जो पेपर भी देकर F9 अडॉप्ट करने आए हैं, इससे पहले जो आपने दिया है, अल्लाह ताला वो आपके एग्जाम को कामयाब करे, क्योंकि खबरें बड़ी खतरनाक खतरनाक सुनने को आई हैं लास्ट पेपर्स के हवाले से, क्योंकि कुछ बच्चे बेचारे बहुत ट्रबल में थे, क्योंकि मेरे ख्याल से या तो रमजान अटेम होने की वजह से या कोई और फैक्टर थे जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज थे। पर अल मुख्तसर ये कि पेपर दे दिया, आप सब पास हो जाए, यही हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9 का पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारा तारुफ मौजूद है, और क्योंकि हमसे पहले भी कहीं ना किसी पेपर में हमसे पढ़े हैं, तो सर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स मुझे नए चेहरे, और ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट नए होते हैं। तो सर अहमद रजा खान आपके सामने है सर, और हम इस छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आपके लिए इसलिए है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट बेचारे 8वीं क्लास में नाम पूछते हैं कि सर वो नाम बता दें जरा, तो इसलिए मैंने सोचा एक छोटी सी डाइट की थोड़ा वो बता दें। ठीक है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 8 इयर्स ACCA CA ICMA के साथ हो चुके हैं, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंट पेपर्स आपके साथ देख रहे थे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्पेसिफिकली हमारे दो बड़े एरियाज आपके सामने मौजूद है। ठीक है सर। तो बहरहाल इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर अब हम अपना एरिया स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है। अच्छा देखिए, ये पेपर जो है वो बेसिकली एक ऐसा पेपर है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से भी बहुत ज्यादा जो है वो टच है। यानी कि अगर आप किसी भी प्रोफेशनल बॉडी का पार्ट बनते हैं, किसी भी एंटिटी का पार्ट बनते हैं, किसी भी मैनेजमेंट फोर्स का पार्ट बनते हैं, तो ये वो पेपर है, ये वो लर्निंग है, या मैं आपसे कहूंगा कि इसके अंदर जो स्टफ आपने पढ़ना है वो स्टफ है जो आपको दूसरों से डिफरेंशिएट करता है। आज तक जो आपने पढ़ा, यकीन जानिए वो बहुत सारे लोग और भी कर सकते हैं। जिसकी सर हम एग्जांपल दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स F7 करके आते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिकली क्या चीज है? सर वो जो पास्ट में ट्रांजेक्शन्स इनकर्ड हुई हैं उनको प्रेजेंट में रिकॉर्ड करते हैं। यही सीखते हैं आप लोग कि जो ट्रांजेक्शन हुई थी उसको पूरी डबल एंट्री से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक उसको प्रेजेंट करना सीखते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ये सब क्या है? ये जो आपने सीखा था इसमें आपका कोई कमाल नहीं था भाई। पीछे ट्रांजैक्शन हुई है, वो सारा डेटा मौजूद है, आपने सिर्फ उसको प्रॉपर वे में अकॉर्डिंग टू IS1 रिकॉर्ड करना है। यानी कि उसमें इटसेल्फ आपका कोई इनपुट नहीं था। आप निकाल के इनकम स्टेटमेंट दे दो, कोई प्रॉफिट आया या लॉस आया, सर ये देखें, यानी कि आपका उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं। लेकिन जो पेपर अब आप पढ़ने जा रहे हैं सर, वो एक ऐसा पेपर है जिसमें आपका पूरा पूरा इनपुट शामिल हो, क्योंकि ये पेपर पास्ट पे बेस नहीं करता, ये पेपर प्रेजेंट और फ्यूचर पे बेस करता। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस करूंगा, थोड़ी देर में। आज हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि थोड़ी सी हमारी नोहा हो जाए, हमें पता चल जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, इसके अंदर पढ़ना हमने क्या क्या है, पेपर स्ट्रक्चर क्या होगा, कहां से पढ़ना है, किस स्ट्रेटेजी के थ्रू हम चीजों को लेकर चलेंगे, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सर सबसे इंपॉर्टेंट, इसका पासिंग रेट क्या है, और लास्ट कुछ अटेम्प्ट से इसका पासिंग रेट गिर क्यों रहा है। ये बहुत सारे सवालात हैं हमारे जहन में जो हम अब आपके सामने इसके आंसर्स रखेंगे। तो सर सबसे पहले
आप इस बात को तो समझे, इस पेपर की अहमियत। जो मैंने समझे दरिया को कूजे में बंद किया, वो क्या किया कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर क्या था कि पास्ट में जो ट्रांजेक्शन हुई है उनको आपने प्रेजेंट में रिकॉर्ड किया है। F8 की बात करो, ऑडिट करते हो, क्या करते हो, पास्ट में ट्रांजेक्शन होती है उसको ऑडिट करते हो प्रेजेंट में। तुम्हारा कोई इनपुट उसमें नहीं है, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग कुछ भी उसमें पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे आप, बस एक बुक कीपर बने। लेकिन अब जिस पेपर के अंदर आप मौजूद है, जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट F9, जिसको ACCA ने अपने स्किल्स मॉड्यूल में सबसे लास्ट में रखा है, वो एक ऐसा पेपर है सर जिसके अंदर वो चाहता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल नेक्स्ट लेवल, यस, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ऊपर होनी चाहिए। जहां पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको फॉर्मेट्स पे सॉल्यूशन कराऊंगा और वो फॉर्मेट आप छाप लोगे और सवाल उसी पैटर्न के आएंगे, आप सॉल्व करोगे, नंबर आएंगे, खत्म हो जाएगा। नो, क्योंकि आप जानते हो बेसिक वो आपको पहली क्लास में टीचर ने पढ़ाया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, याद है डिफरेंस? उसमें आपको सर ने एक डिफरेंस बताया होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो बेसिकली एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसके प्रॉपर स्टैंडर्ड्स मौजूद है, जिसको आप IAS के नाम से याद रखते हो। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई स्टैंडर्ड मौजूद, बोलो, नहीं। सर यही से आपको पैगाम मिल रहा है कि वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग F3 F7 जो पढ़ के आ रहे हो जितनी भी अकाउंटिंग, वो सब स्टैंडर्ड की अकाउंटिंग थी। जैसा स्टैंडर्ड ने बोला आपको वैसा फॉलो करना था, वैसे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने थे, आप अपनी मर्जी चला सकते नहीं। लेकिन जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव यह है कि पहले मैं आज आपको इस पेपर से फेमिलियर करवा दूं, ये पेपर है क्या चीज, हमसे डिमांड क्या करता है हमें पढ़ना। क्योंकि देखो 90% बच्चों को पता ही नहीं होता पेपर की थीम क्या है, पेपर को पढ़ना कैसे, अप्रोच कैसे सेट करनी है इसकी, नहीं पता हो, जिसकी वजह से बेचारा जो है ना वो बहुत ज्यादा ट्रबल करता है। तो इसीलिए पहला मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको ये समझाना कि FM का जो पेपर है वो बेसिकली आपसे क्या नीड, उसकी नीड क्या है, आपसे स्टूडेंट से चाहता है क्या और उसके अंदर है क्या, ताकि आज आप जब जाओ तो कोई आपसे पूछे कि यार F9 की पहली क्लास ये जरा बताओ तो F9 कैसा है, क्या चीजें उसके अंदर, और किस तरह वो दूसरे पेपर से डिफरेंशिएट करता है, और किस तरीके से वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ को इम्पैक्ट करता है। ये सब आंसर्स आपको आज के सेशन के बाद आ जाने चाहिए। तो सर ये पेपर सारे पेपर से डिफरेंट, थोड़ा सा F2 और F5 का टच इसमें आपको नजर आएगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन तो इतना है कि सर पहले F9 दो फिर F5 दो। हाँ, क्योंकि F9 F5 और F8 का फेलिंग रेशियो बढ़ता ही जा रहा है और आपके सामने हालात आपको पता ही होगा। 5 और 8 को पास करना स्किल्स में थोड़ा सा टास्क बना हुआ है, एक थोड़ा सा रिस्की मामला चल रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं 9 पढ़ लो फिर 5 इंशाल्लाह आराम से हो जाएगा। बरल, तो सर सबसे बेसिक फर्क दूसरे पेपर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है कि दूसरे पेपर फ्रेमवर्क बेस्ड है, स्टैंडर्ड बेस्ड है, जो अकाउंटिंग आज तक आप पढ़ के आए। लेकिन सर ये पेपर की कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है, इस पेपर का, इस सब्जेक्ट का कोई स्टैंडर्ड मौजूद, सरे रोजे अव्वल से कोई स्टैंडर्ड इसका मौजूद नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैविंग नो प्रॉपर स्टैंडर्ड, आप जैसे चाहो पढ़ो। क्या ख्याल है, बजट बनाते थे आप लोग, F2 में बजट बनाए होंगे आपने, वेरिएंसेस निकाले होंगे, कभी कोई प्रॉपर फॉर्मेट देखा आपने कि भाई इस तरह ही निकालना है? नहीं। तो सर ये पेपर इतना जबरदस्त है कि इसके अंदर आपको अपना इनपुट देना पड़ेगा। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। देखो, इससे पहले का जो पेपर आप पढ़ते हुए आए वो आपको सिखाते ही थे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गई है तो उसको आपने कैसे रिकॉर्ड करना। ये पेपर आपको सिखाएगा कि भाई ट्रांजैक्शन करनी भी है या नहीं करनी। ये पेपर आपको क्या सिखाएगा कि ट्रांजैक्शन करनी भी है या नहीं करनी। अब बताओ कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब है अब आप यहां पर एज अ अकाउंटेंट बन के इस पेपर को नहीं पढ़ सकते, आप इस पेपर को एज अ डिसीजन मेकर बन के पढ़ेंगे, एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर बन के पढ़ेंगे, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर बन के पढ़ेंगे। आपने एक क्वालिफिकेशन का नाम सुना होगा जिसका नाम है CFA, बड़ा मशहूर है CFA जिसको लोग कहते हैं। कभी आप किसी CFA के साथ बैठे तो आपको बताएगा। देखो इसमें होता क्या है, कोई भी एंटिटी अपने पूरे फंड्स को पूल करके उसके हाथ में दे देती है कि भाई ये पैसा दे रहे हैं, लगा इसको और इससे कमा के देखो। अब उसकी डिसीजन मेकिंग पे सब खड़ा हुआ होता है, जिधर उसने गलत डिसीजन मेकिंग की एंटिटी धर्म से नीचे आई।
इतना इंपॉर्टेंट है, और वो सब एरिया हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर के अंदर आपको सिखाया जाएगा कि अगर आपको कोई पैसे दे दे और आपसे कहे कि भाई मैं बहुत 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 समझो सिंपल लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूँ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि आपको कोई पैसे दे दे और आपसे कहे भाई इस पैसे को लगा और खुद भी कमा और हमें भी कमा के दे, तो आप ये काम कैसे करेंगे, ये आपको कौन सिखाएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आपको पहला सबक ये मिला कि इस पेपर का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई फॉर्मेट्स नहीं, पहली बात ना फॉर्मेट के एग्जाम में भी नंबर है। दूसरी बात, ये पेपर दूसरों से अलग क्यों है? क्योंकि सर उसमें हम पास्ट ट्रांजैक्शन को प्रेजेंट में रिकॉर्ड करते हैं। यहां पर यह है कि ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करना है या नहीं करना, ये डिसीजन भी आपके हाथ, ये डिसीजन भी आपके। तो इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो और तीसरी चीज आपने क्या सीखी कि इस पेपर को आपने एज अ अकाउंटेंट बन के नहीं सोचना, अकाउंटेंट बन के नहीं पढ़ना। यस, इस पेपर को आपने बिल्कुल अकाउंटेंट बन के नहीं पढ़ना, इस पेपर को आपने एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, एज अ इंटरप्रेन्योर आपने इस पेपर को पढ़ना है। एज अ डिसीजन मेकर आपने इस पेपर को पढ़ना है। सर इस पेपर की थीम ही सारी है। सर आप कैसे बोल रहे हैं इस बात को, प्रूफ करके दिखाएं। आइए मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ ये पेपर क्यों ऐसा बोल रहा है। अभी मैं आपके सामने कोर्स आउटलाइन रखूंगा, वहां भी प्रूफ होगी, लेकिन 2 मिनट में आपको मैं इंशाल्लाह समझा देता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। बेसिकली आपका एक पूरा पेपर जो है ना, इसका 3 स्ट्रक्चर है, या आप इस पूरे पेपर को 3 हिस्सों में तोड़ सकते। पहला हिस्सा ये है कि आप फाइनेंस, पैसा जिसको हम कहते हैं, वो अरेंज कहां से करो, ये भी आपका डिसीजन है। आया बैंक से लोन ले लो, शेयर इशू कर दो, डिबेंचर इशू कर दो, वाइसला कहां से पैसा अरेंज करना है, पहला डिसीजन आपने यहां पर यह सीखना है। इस पेपर के अंदर ही सीखेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, फाइनेंस कहां से, भाई मुझे बताओ, कोई भी एंटिटी बगैर फाइनेंस के चल सकती है, बगैर रिसोर्सेज के चल सकती है? तो सर सबसे पहले यू नीड रिसोर्सेज, यू नीड फंड्स। तो पहला डिसीजन आपने इस पेपर में यह सीखना है कि सर आप वो फंड जो एंटिटी को नीडेड है वो कहां से अरेंज करें, ये आपके हाथ में। फाइनेंशियल कंट्रोलर क्या, फाइनेंशियल मैनेजर के हाथ में होगा, वो डिसाइड करेगा, वो कंपनी को एडवाइस करेगा कि सर यहां से पैसा उठा ले, यहां से ना उठाए, बैंक से लोन ले ले सर, इक्विटी इशू ना करें, सही है सर, रिजर्व्स को इस्तेमाल कर ले, नॉन करंट एसेट ना बेचें। दीज आर दी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या ख्याल है? अगर कंपनी पैसा अरेंज करना चाहती है, आप माशाल्लाह पिछले पेपर से पढ़ के आएंगे कि कंपनी एंटिटी पैसा कहां कहां से जनरेट कर सकती है, इंटरनली भी कर सकती है और एक्सटर्नली भी कर सकती है। इंटरनली में 2-3 सोर्सेज आपने पढ़े होंगे, रिटेल अर्निंग को इस्तेमाल कर ले, नॉन करंट एसेट को बेच दे। तो सर पहला जो डिसीजन आपको इस पेपर में सिखाया जाएगा वो ये होगा कि फ्रॉम वेयर या फ्रॉम विच सोर्स यू कैन अवेल मनी, यू कैन अवेल रिसोर्सेस, कहां से आप पैसा अरेंज करोगे। पहली चीज आपको इस पेपर में यहां से ये सिखाई जाए। दूसरी चीज, पैसा अरेंज हो गया, पैसा अरेंज, सिर्फ क्या पैसा अरेंज करना जरूरी था या उसको फिर इन्वेस्ट भी इफेक्टिवली करना है? बोले भाई पैसे को सिर्फ अरेंज करना जरूरी था या उसको इफेक्टिवली इन्वेस्ट करना भी जरूरी है? इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। तो सेकंड डिसीजन आपके हाथ में पता है क्या होगा? इन्वेस्टिंग डिसीजन। नाउ वेयर टू इन्वेस्ट दीज रिसोर्सेज, ये जो पैसा तुमने अरेंज किया है इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करना है, ये भी आपने इसी पेपर में सीखा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो दूसरा एरिया इस पेपर का क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पहला क्या था? फाइनेंसिंग, पैसा कहां से लाना है। दूसरा क्या है? लगाना कहां है। और तीसरा और आखिरी, यानी कि यूं समझो पूरे कोर्स आउटलाइन को मैंने 3 हिस्सों में तोड़ा, आखिरी ये है कि सर आपने जब ये इन्वेस्टमेंट कर दी, अब जिससे पैसा लिया था उसे डिविडेंड कैसे पे करेंगे, डिविडेंड डिसीजन। तीसरा क्या करेंगे? भाई देखो, तुम्हें किसी ने पैसा दिया होगा, फ्री में दिया होगा, या तो वो डिविडेंड मांगेगा तुमसे अगर शेयर होल्डर है, या अगर उसने तुम्हें लोन दिया है तो तुमसे क्या मांगेगा? इंटरेस्ट मांगेगा। 2 चीजें हो सकती है। तो उनको वापस पे कैसे करना है, ये डिसीजन अब आपने लेना है तीसरा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको इन 3 एरियाज में डील करके देती है। इस पेपर को पढ़ने के बाद इस काबिल हो जाते हैं आप कि आपको ये पता होता है कि फाइनेंस कहां से अरेंज करना है, कहां लगाना है, और फिर रिटर्न बैक कैसे करना है लोगों को। ठीक है, तो सर ये आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट अबाउट? बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या चीज?
तो ये 3 एरियाज को डील करता है। तो अब मैंने आपको कुछ डिफरेंशिएशन समझाए इस पेपर और पिछले पेपर के दरमियान। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आप एज अकाउंटेंट बन के पढ़ते थे हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने अकाउंटेंट बन के नहीं पढ़ना, एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर, एज अ फाइनेंशियल डिसीजन मेकर बन के इस पेपर को आपने पढ़ना है। अप्रोच आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, ये पेपर कहीं नहीं जाता। स्किल्स लेवल पर रहते हुए इस पेपर का पासिंग रेशियो इतना बुरा नहीं है जितना दूसरों का हाल। 48 से लेकर 52% के दरमियान इसका पासिंग रेशियो वेरी करता रहता है। लास्ट में 48% रहा, फिर 52 भी था, 50 भी हुआ, यानी कि इसी के दौरान 44 भी एक दिन गया था, लेकिन फिर वापस आया है। तो अभी जो करंट सिचुएशन है सर वो 48 से लेकर 52% के दौरान पासिंग रेशियो एंड इट्स गुड रेशियो, इतना बुरा रेशियो ये नहीं। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख दी हमने, सितंबर अटेम्प्ट के लिए इंशाल्लाह हम इसको तैयार करने जा रहे हैं। आपके पास 11 से मैक्सिमम 12 वीक्स हमारे पास होंगे। बड़ा छोटा सा टाइम पीरियड होता है, आपको पता, क्वार्टर है पता भी नहीं चलता। अभी ईद आ जाएगी, हफ्ता 10 दिन उसमें चले जाएंगे, फिर आगे कोई ना कोई इवेंट आता रहता है हमारे, तो हफ्ता 10 दिन की छुट्टियां लगती रहती हैं। तो वो अगर हम हटा दें तो ये कोर्स तकरीबन 3 महीने के अंदर खत्म करना एक टास्क बन जाता। तो इसीलिए हम कोशिश करेंगे। लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमने सेशन एंड कर दिया था 16 तारीख, ये 16 ऑफ लास्ट मंथ हमने खत्म किया ये जून अटेम्प्ट के लिए। और एक क्यूरी सेशन मैंने लगाया था, 1 से 2 क्यूरी सेशन वो लगाए थे 21-22 को, बस ताकि स्टूडेंट्स की कोई क्यूरीज जमा हो जाए तो वो हम आंसर कर रहे थे लास्ट में। कोर्स आउटलाइन हालांकि वो रमजान अटेम्प्ट थी और हमें बड़ा डर था कि टाइम पे खत्म नहीं होगा, 20 तक हमारी लिमिट होती है, तो इंशाल्लाह अगर ज्यादा भी लेट हुआ कोर्स तो हम 15 से 20 के दरमियान इंशाल्लाह इसको खत्म कर रहे हैं। 12 तो 11 से 12 वीक का ये सर, 11 वीक इनफ है, 10 तक भी खत्म किया है हमने, लेकिन 11 वीक्स के अंदर हमने इस पेपर को खत्म करना है इंशाल्लाह सितंबर 2024 के लिए। अच्छा देखिए, स्किल्स का लास्ट पेपर और कंपलसरी पेपर, ऑप्शन नहीं है, छोड़ नहीं सकते। और इस पेपर के अंदर जब आप पेपर देने जाओगे तो वहां पर भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, पूरा पेपर 100% सॉल्व करना है, 1 रुपए की भी रियायत नहीं है, कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि ऐसा नहीं कि 5 सवाल देगा बोलेगा 3 कर लो 2 छोड़ दो, ऐसा कोई सीन नहीं है। जो पेपर आएगा आपने 100% पेपर सॉल्व करना है। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बातें हैं क्लास के हवाले से इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको जरा ध्यान में रखिएगा। तो ड्यूरेशन हमारा 2.5 से 3 घंटे, कभी 4 घंटे की क्लास भी जरूरत पड़ती है तो हम लगाते हैं। संडे को इंशाल्लाह जो होगी वो थोड़ी तवील क्लास हुआ करेगी ताकि आप सब फ्रेश हो, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जॉब भी करते हैं। तो सर ये भी हमारी, अच्छा जो ऑनलाइन स्टूडेंट क्लास लेगा प्लीज क्वेश्चन जो है वो अगर मुझे लिख के भेज दे तो बहुत अच्छी बात है, व्हाट्सएप कर दे मुझे या चैट बॉक्स में लिख दे। असल में होता क्या है, आप ये रिकॉर्डिंग आपने घर जाकर सुननी होती है ना बाद में, तो कोई टॉपिक वीक हो जाए तो आप सुनोगे रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी इंशाल्लाह हर क्लास के आखिर में। तो वो रिकॉर्डिंग के अंदर कोई ट्रबल आता है क्योंकि स्टूडेंट बोल रहा होता है, टीचर बोल रहा होता है, तो वो कंफ्लिक्ट, तो इसलिए आप मुझसे लिख के सवाल पूछें, उसका कोई इशू नहीं है। कोशिश कीजिएगा माइक अपना म्यूट ही रखिएगा। ठीक है सर, यस। थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि सर इस सब्जेक्ट की अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो मैंने कुछ बताया था थोड़ी देर पहले कि सब्जेक्ट को आपने एज अकाउंटेंट पढ़ना है, क्या बोला था, फाइनेंशियल, वेरी गुड, या एज अ एंटरप्रेन्योर पढ़ना है। तो ये आपके सामने दुनिया के कामयाब एंटरप्रेन्योर्स मौजूद हैं जो कि अपने बिजनेस आइडिया की वजह से, अपने बिजनेस आइडिया की वजह से आज कहां से कहां पहुंच गए, इन्होंने दुनिया बदल दी। सर आपने इस पेपर को इस अप्रोच के साथ पढ़ना है, एज अ अकाउंटेंट बन के इस पेपर को नहीं पढ़ना। सर आप हमें एक एग्जांपल दें कि अकाउंटेंट कैसे सोचता है और एक फाइनेंशियल मैनेजर कैसे सोचते हैं। आइए इसकी बेसिक से एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि यार अकाउंटेंट कैसे काम करता है और एक फाइनेंशियल कंट्रोल, एक फाइनेंशियल मैनेजर या डिसीजन मेकर या कोई एंटरप्रेन्योर कैसे सोचता है। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट सपोज आप एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट थे, आप एक फैक्ट्री में अकाउंटेंट थे, उस फैक्ट्री की फुल्ली 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी मीट हो गई और वो अकाउंटेंट खुश कि यार जबरदस्त हमारे तो ऑर्डर पूरे हो गए, अब हमें कोई मजीद ऑर्डर नहीं चाहिए, 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। ये बात उसने अपने बॉस तक पहुंचा कि सर अल्हम्दुलिल्लाह आपने भाई को जब से अकाउंटेंट लगाया 100% ऑर्डर चल रहे। अब अकाउंटेंट मैनेजर जो मालिक है वो सोच रहा है सर तुम्हारा क्या काम है इसमें, ऑर्डर लाने में तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा काम तो सिर्फ रिकॉर्ड करना है। अकाउंटेंट का काम क्या है, सिर्फ
रिकॉर्ड करना। तो आप ये कैसे कह रहे हैं? बरं, तो उसने, अकाउंटेंट ने अपने मालिक को क्या कहा कि सर 100% कैपेसिटी फुल हो गई है, अब अगर ऑर्डर आएगा तो हमारे पास इंटरटेन करने की जगह नहीं है, हम किधर उसको इंटरटेन करेंगे। तो दूसरे लफ्जों में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें एक और फैक्ट्री चाहिए, हमें एक और फैक्ट्री। अच्छा, ये जो अकाउंटेंट की कहानी थी यहीं पे खत्म हो। फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा था, एक न्यूज लाके उसने किसको दे दी? मालिक को, कि भाई मुझे एक और फैक्ट्री चाहिए सर, अगर ऑर्डर बढ़ गए तो मैं कहीं भी इंटरटेन नहीं कर पाऊंगा उसको, हम अपनी सेल्स लॉस करेंगे, हमारी गुडविल खराब हो जाएगी, तो सर हमें नई फैक्ट्री लगानी चाहिए। अब यहां से एक इंटरप्रेन्योर का जो है माइंडसेट स्टार्ट है, यहां से एक डिसीजन मेकर सोचना शुरू करता है कि आया मुझे फैक्ट्री लगानी चाहिए या नहीं लगानी। सुने मेरी बात, सबसे पहले वो क्या सोचेगा कि फैक्ट्री लगाने के लिए, अभी बताया था, सोर्सेस कहां से आएंगे, है भाई, पैसा लगाने के लिए पैसा आएगा कहां से फैक्ट्री लगाने के लिए? तो सबसे पहले वो सोचेगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के लिए। ये कौन सोच रहा है? इंटरप्रेन्योर। क्या अकाउंटेंट ऐसा सोच रहा था? अकाउंटेंट क्या सोच रहा था? पास्ट ट्रांजेक्शन को देखता था, प्रेजेंट में रिकॉर्ड करता था, बस। फ्यूचर डिसीजन मेकिंग से उसका कोई ताल्लुक नहीं था। सही है? तो अब यहां से एक इंटरप्रेन्योर ने सोचना शुरू किया, अकाउंटेंट को उसने बोला ठीक है आप जाओ मैं बताता हूँ। अब वो बेचारा ये सोच रहा है कि यार फैक्ट्री लगाऊंगा तो पैसा कहां से आएगा, फिर पैसा आ गया तो फैक्ट्री कहाँ लगाऊंगा, लगानी भी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग के बाद, और जिनसे पैसा लूंगा फिर उनको रिटर्न कैसे वापस करूंगा। ये तीन डिसीजन एक इंटरप्रेन्योर, एक डिसीजन मेकर सोचता है। और सर आपका पूरा पेपर इन्हीं तीन एरियाज के ऊपर टूटा, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड डिसीजन। तीन एरियाज के ऊपर आपका पूरा पेपर, पूरा स्ट्रक्चर कोर्स का स्टेम खड़ा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है सर, तो ये अप्रोच होगी आपकी, ये अप्रोच होगी। आपने इस पेपर को एज अ इंटरप्रेन्योर पढ़ना है, आपने एज अकाउंटेंट नहीं पढ़ना। ये देखिए, मैं आपके सामने एक स्लाइड शो कर रहा हूं जिसमें इस बात को हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन अकाउंटेंट और एन इंटरप्रेन्योर। देखिए सर, अगर मैं पहले अकाउंटेंट की बात करूं तो अकाउंटेंट के बारे में देखिए क्या आ रहा है, सेकेंडरी रोल है। भाई देखो बात सुनो, अगर मालिक फैक्ट्री लगाता ही नहीं तो ये जो अकाउंटेंट है ये अकाउंटेंट लगता कहाँ? इसका मतलब है मालिक जो इंटरप्रेन्योर है उसका जो फंक्शन है वो प्राइमरी फंक्शन है, और जो अकाउंटेंट है उसका फंक्शन सेकेंडरी। तो अब ये वाले फंक्शन आप पढ़ चुके हो F7 वगैरह में, आज के बाद से आपने ये फंक्शन क्लियर हो रहा है। तो इस पेपर की थीम क्या है बेसिकली मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है मैनेज करेगा बिजनेस रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेगा, क्या ख्याल है, और डिटेल इंफॉर्मेशन आपको रिगार्डिंग योर बिजनेस आपको प्रोवाइड कर देगा। ये कौन कर रहा है सर? आपका अकाउंटेंट। लेकिन इंटरप्रेन्योर क्या कर रहा है? इंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट्स करेगा, पैसा कहां से लाएगा, फाइनेंस कहां से अरेंज होगा, डेट से या इक्विटी से? सबसे पहले ये सोचेगा, फिर पैसा अरेंज हो गया, उस पैसे को लगाना कहाँ है, इन्वेस्ट करना कहाँ है, आया करना भी है या नहीं करना, ये सब कौन सोच रहा है? इंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो सर ये है इस पेपर की थीम और आपने इसको ऐसे ही पढ़ना है, इसको भूल जाए आज के बाद, आपने इस एरिया को अपने जहन में रखना है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इस पेपर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से इसका फेलिंग रेशो बढ़ता जा रहा है, जिसके अंदर जो मैंने कंक्लूजन्स किए तो वो तीन चार निकले। पहला तो ये है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करता। आपको भी पता है कि आप लोग आखिर के 15-20 दिन में मेहनत से पढ़ते हो, 1.5-2 महीने आप बिल्कुल सन्नाटे में चलते हैं, आपको टीचर बेचारा किट्स के सवाल दे रहा है, आपको पास पेपर के सवाल दे रहे हैं, आप लोग नहीं करके आते, सर कर लेंगे ऑफिस में बिजी थे, ये वो 10 बहाने हैं। पहला रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस। दूसरा रीजन है थ्योरी को प्रॉपरली कवर नहीं करना। इस एग्जाम को पास करना है तो मेरे भाई थ्योरी अपने सर पे सवार कर लो। मैं आपको उसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको ऊपर ले लिया, बस समझ ठीक है, ऑनलाइन ले लिया।
उनकी भी ले लें आप। ठीक ठीक। अब आपने इस पेपर को फेल करने की जो कंक्लूजन हमने निकाला उसमें सेकंड तक थ्योरी की कवरेज नहीं है हमारे स्कूल, क्योंकि आप भी जानते हैं हम लोग कैलकुलेशन को पसंद करते हैं, थ्योरी से भागते हैं। और मैं आपको इसकी अहमियत समझा दूं, पेपर के अंदर इसका थ्योरी, पहले हम बोलते थे 50% आ रही है, 50% कैलकुलेशन है, यकीन मानो 60% के करीब थ्योरी, बल्कि मैं कहूंगा अब ज्यादा आई लास्ट टाइम। इतनी थ्योरी दे रहा है ना वो पेपर, क्योंकि उसको एक बात समझ में आ गई है कि बच्चा कैलकुलेशन तो कर रहा है लेकिन थ्योरी उसकी वीक है, वो पढ़ के नहीं आ रहा किताब, उसको डिसीजन मेकिंग की चीजों के बारे में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर ही नहीं है, उसको नंबर गेम करना आता है। जैसे 20 मार्क के 2 सीआरक्यू आते हैं आपके सेक्शन सी में, पहले वो क्या करता था, 12 से 14 मार्क की कैलकुलेशन देता था, 6 से 8 मार्क की थ्योरी डालता था। अब आप यकीन करो 12-12 मार्क की थ्योरी डाल रहा है। इस कदर रेशो बढ़ चुका है थ्योरी का आपके पेपर के, तो बिल्कुल भी इस पेपर के अंदर थ्योरी के एस्पेक्ट को आपने हल्का छोड़ना नहीं है। ये मैं आपको पहली क्लास के पहले घंटे में बता रहा हूं, आखिरी क्लास के आखिरी घंटे में भी यही बताऊंगा कि भाई थ्योरी हो गई है। हाँ थ्योरी आपने, अच्छा इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, हम दोनों को साथ लेके चलेंगे, हम कैलकुलेशन को भी साथ लेके चलेंगे। जैसे लेट सपोज हमने जब कॉन्सेप्ट्स दे रहे होंगे तो उसका थ्योरी क्लियर हो रही होगी, फिर उसके बाद हम एक 5 मिनट का सवाल करेंगे प्रैक्टिस के लिए, तो सर वो वहां से कैलकुलेशन हमारा पार्ट शुरू हो जाएगा। तो जो थ्योरी वाला एरिया होगा वो हमारे लेक्चर के दौरान इंशाल्लाह सारा कवर हो जाएगा, सिर्फ आपने घर जाके पढ़ के उसके छोटे से नोट्स बना लेना है, की पॉइंट्स, ताकि आपको वो भूले नहीं। और साथ साथ कर लोगे तो कोई मसला होने वाला नहीं, साथ साथ पढ़ोगे तो इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। हमने पास पेपर के हर टॉपिक के कंपाइल नोट्स बनाए हैं, जो मैंने अभी आपसे जो एरियाज डिस्कस किए, फाइनेंसिंग के एरियाज के अलग पास पेपर के थ्योरेटिकल हमने बनाए हैं, बिल्कुल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे लेट सपोज अप्रेजल पढ़ेंगे हम, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, पास पेपर में क्या क्या थ्योरीज की आज तक आ चुकी है एक फाइल में आपको दे देंगे पूरी हैंड आउट की सूरत। फिर इस तरीके से बिजनेस वैल्यूएशन हमारा टॉपिक है, हमारा अभी मैं सारी लिस्ट करवाता हूँ आपको क्या क्या हमारा टॉपिक्स है। तो सर एक एक टॉपिक की जो जो थ्योरी आएगी उसकी सबकी हमने हैंड आउट की सूरत में आपसे शेयर करेंगे। हम तो करेंगे सर, आपको पढ़ेंगे, मसला ये होता है हम तो दे देते हैं, हमारे पास तो सब कुछ है। फिर यहाँ तक के की नोट्स भी बना के हम लास्ट में दे देता हूँ पीडीएफ, क्योंकि यार हमारे बच्चे नहीं पढ़ते किताब, पर आप लोग साथ साथ किताब पढ़ने की आदत डालिए। से किताब पढ़ना कहाँ से है सर, क्या प्लान यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो स्टडी हब एसीसी का यूज करें, कोई इशू नहीं, दोनों ठीक, ठीक है। हाँ दोनों यूज कर सकते हैं। तो सर आइए आगे बढ़ते हैं। सर ये आ गया आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट एसीसीए F9 का कोर्स आउटलाइन, जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे। अब यहाँ देखिएगा, मैंने आपसे क्या कहा था कि हमारे कोर्स को कितने हिस्सों में तोड़ सकते हैं, 3 हिस्सों में। यहाँ देखो, पहला हिस्सा कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, पैसा लगाना है या नहीं, ये देखो पैसा लाएंगे कहां से, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये दोनों एक ही पार्ट। उन सोर्सेज जहां से भी पैसा लाओगे, मुझे ईमानदारी से बताओ, कहीं से भी पैसा लाओ, फ्री में देगा कोई, बैंक से लोन लोगे फ्री में देगा, शेयर होल्डर से पैसा लोगे क्या वो बोलेगा फ्री में, मैं मुझसे पैसे ले लो शेयर दे दो, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बोलेगा। तो सर हर जगह की एक कॉस्ट है, इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ, यानी कि जहां से तुम पैसा कैपिटल अरेंज करोगे उसकी कॉस्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सही है, इसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और पैसा कहां कहां से आएगा, ये हमें मिल जाएगा कहां पे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। बिजनेस वैल्यूएशन, यस 10 मार्क का वेटेज हमारे पेपर में आता है इसका, अभी मैं आपको लिखवा भी दूंगा कि किस किस एरिया से कितने परसेंट पेपर उठ रहा है, और कौन से सेक्शन में कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में पूछ रहा है एग्जाम। सही है सर। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ही हॉट फेवरेट टॉपिक चल रहा है इस टाइम एग्जाम में, लास्ट कई अटेम्प्ट में भर के सवाल दे रहे हैं। ठीक है सर। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट एक टॉपिक हमारे पास इंशाल्लाह है, 10 मार्क का वेटेज रखता है, देखो मैंने अलग से लिख दिया है, FM थ्योरी। अच्छा इस्लामिक फाइनेंस 1 से 1.5 पेज का है, एक हैंडआउट में दूंगा, उसमें इंशाल्लाह सारी थ्योरी होगी, उसमें ये भी होगा, तो वहीं पे हम उसको एक्सप्लेन करके आपके हवाले कर देंगे। इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल बेस है,
जिनका प्रॉपर 100% थ्योरी मटेरियल है, तो उसका हम एक पूरा प्रॉपर हैंडआउट आपको बना के देंगे कि जिसमें आपको पूरे कोर्स की सारी थ्योरी एक जगह मिल जाएगी। फिर पास पेपर के हैंडआउट की थ्योरी अलग दे देंगे। इंशाल्लाह कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी को कवर करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, F9 के अंदर जो इशू आता है वो कैलकुलेशन में नहीं आता, वो थ्योरी में आता है। और आप अगर माशाल्लाह सारी सोशल मीडिया यूज करते हैं तो बहुत सारे टीचर्स के हवाले से भी बात होती है बहुत सारी जगहों पर, तो एक ही रोना है कि भाई थ्योरी अच्छी नहीं करवा रहे, कैलकुलेशन बहुत अच्छी करवा रहे। तो सर थ्योरी, मैं बार बार अपने लेक्चर में कह रहा हूँ, हमें दोनों को साथ साथ लेके चलना है। भाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्लियर होगा तो कैलकुलेशन कर पाओगे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो जब कवर हो जाएंगे तो फिर कैलकुलेशन हो पाएगी। तो दोनों जुड़े हुए हैं आपस से, आपने इनको अलग नहीं कर सकते। तो पेपर में भी आपने 100% इतना ही प्रिपेयर करना है, जितनी इंपॉर्टेंस आप कैलकुलेशन को दे रहे हैं उतनी ही थ्योरी को देनी और लिख के करनी है। वो मैं सारा तरीका समझाऊंगा कि कैसे आपने कैलकुलेशन के साथ थ्योरी को लेके चलना है और थ्योरी को प्रिपेयर कैसे करना है पेपर के लिए, वो भी इंशाल्लाह बताएंगे। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात जो सबसे ज्यादा मसला आ रहा था वो ये आ रहा है कि सर बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में ये समझ में नहीं आ रहा कि थ्योरी लिखनी कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा कि थ्योरी को कैसे लिखना है, ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए मैंने एक हैंडआउट बनाया है जिसमें मैंने सारे वर्ड्स की डिटेल डाली है कि लेट सपोज आपका एग्जामिनर आपसे कहता है एक्सप्लेन दीज थिंग्स, तो व्हाट डज एक्सप्लेन मीन। अच्छा, हमें पता ही नहीं एक्सप्लेन का मतलब क्या है, एलुबरेट का मतलब क्या है, डिस्कस का मतलब क्या है, डिस्क्राइब का मतलब क्या है, लिस्ट का मतलब क्या है। ये सब वर्ड्स हैं जो थ्योरी में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जामिनर यूज करता है। ये वर्ड्स का मतलब पता होगा तो मैं थ्योरी अच्छे से लिख सकता हूँ ना। तो उसके लिए मैंने एक हैंडआउट बनाया है जिसमें इन सब वर्ड्स की डिटेल मैंने डाली है कि डिस्क्राइब जब बोलेगा तो कैसे आंसर करना है, डिस्कस जब बोलेगा तो कैसे आंसर करना है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे बात करेगा तो कैसे आंसर देना है, लिस्ट का बोलेगा तो कैसे आंसर करना है, पॉइंट डाउन बोलेगा तो कैसे आंसर करना है। सबका तरीका उसमें हमने लिख दिया है कि भाई आपने आंसर एग्जाम में ऐसे करना है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ, इसलिए थ्योरी पे बार बार फोकस कर रहे हैं कि आपका एग्जामिनर बहुत थ्योरी दे रहा है, पेपर में बच्चा फंस जाता है बेचारा। जब हम तो हर पेपर के बाद फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट से, तो वो बेचारा यही बता रहा होता है कि सर कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो गई, वो थ्योरी पे हमने लैकिंग की थी, मैंने नहीं पढ़ी। यही आंसर होता है। एक बच्चे का 49 पे रुका था अभी मार्च अटैक, 49। और वो बच्चा जो रेगुलर क्लास में आ रहा था, मैंने कहा भाई क्या, कह रहे सर सही बताऊं, मैंने कहा, कहता है आप बोलते थे ना क्लास में थ्योरी का, कह रहा मैं थ्योरी नहीं पढ़ रहा। मैंने बोला कर लूंगा, हो जाएगा मेरा। इस सोच के साथ तो पढ़ रहे हैं आप, टीचर समझा रहा है। देखो मैंने अभी पहले घंटे में ही आपके सामने चीखना शुरू कर दिया थ्योरी के ऊपर, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि थ्योरी के आपको पास पेपर की डिटेल थ्योरी देना मेरा काम है, टॉपिकल देना मेरा काम है। हर टॉपिक की अलग से थ्योरी, जो नॉर्मल थ्योरी होगी वो भी दे देंगे, थ्योरी पे क्लास लगा देंगे, सब करते हैं। लेकिन आप लोग नहीं पढ़ते हैं, बता रहा हूँ आपको। तो आपने ऐसा नहीं करना। पहला एरिया जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो, लेट सपोज। तो जब मैं शुरू कर दूंगा तो मैं आपको एलिब्रेट कर दूंगा पहले कि भैया ये पढ़ना है इस पे। तो आपने जैसी लेक्चर पहला हो उस पे मैं आपको बता दूंगा भाई ये चैप्टर अब आप पढ़ सकते हो इसमें। घर जाके उसके पढ़ के नोट्स ऊपर ही की नोट बना दो। लेट सपोज पूरा पेज पढ़ा आपने, उस पूरे पेज में आपको लगता है यार चार बातें इसने बड़ी अहम की है, वो ऊपर टॉप पे लिख लो पेंसिल से। अब दोबारा जब वो पेपर खोलोगे तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उसके टॉप की लाइंस पढ़ते रहना, तुम्हारा कवर होता रहेगा। ये तरीके कार है थ्योरी को कवर करने। मैं अप्रेजल का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, मैं आपको बता दूंगा ये चैप्टर नंबर 2 जो है ना अप्रेजल का पहला चैप्टर है, आप इसको पढ़ ले घर जाके, तो सारा समझा होगा क्लास में। सिर्फ घर जाके उसको रीड करोगे ना, 100% कॉन्सेप्ट पक्के भी हो जाएंगे क्लास वाले और थ्योरी भी नहीं पड़ जाएगी। अब वो कुछ भी पूछ ले आपको आता हो। हमारे वाले क्या करते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन की बेस पे सॉल्यूशन कर रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। ठीक है सर, ये कॉपी हो गया आपके पास, ये स्लाइड शेयर कर दो मैं ग्रुप। ठीक है। अच्छा एक मिनट रुकिए। चलिए, तो सर ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा ग्रुप में, कोई इशू नहीं। आप सिर्फ समझते हैं। तो पहला आपका सर, हमने अब तक क्या सीखा,
पहला हमने ये सीखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली है किन चीजों के ऊपर, तीन चीजों के ऊपर है, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन। तीन एरियाज के ऊपर आपका पूरा कोर्स टूटा हो। फिर सर पेपर का पासिंग रेशो हमने समझ लिया। फिर अब हम सीखने जा रहे हैं इसका पेपर स्ट्रक्चर क्या हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर आता कैसे, और फिर इंशाल्लाह आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन समझाएंगे कि बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। फिर ये समझ के हम अपने इस सेशन को, क्योंकि आज का सेशन थोड़ा सा हमें जल्दी खत्म करना है, बिकॉज इंस्टीट्यूट को जो है ना वो क्लोज डाउन करना है, सारे एम्प्लॉयज की ऑफ हो गया, ईद के बाद दोबारा खुलेगा। तो खैर क्लास अरेंज हो चुकी थी, अनाउंस भी हो चुकी थी, तो हमने बोला कि क्लास जरूर लेंगे, चाहे थोड़ी छोटी ले, लेकिन ये है कि कम से कम इतना होगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, पेपर का पता चल जाएगा, पैटर्न पता चल जाएगा, पढ़ना क्या क्या है वो पता चल जाएगा, बुक्स का पता चल जाएगा। तो इंशाल्लाह ये है कि जब हम ईद के बाद सेशन को कंटिन्यू करेंगे तो हमें ज्यादा टेंशन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। सर ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको आपने पढ़ना है अपने इस पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर के, ठीक है। क्या प्लान आप लेंगे, ठीक है। स्टडी डेस्क मैंने अगेन कहा कि अगर आप एसीसी स्टडी हब से पढ़ना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन ये लेंगे फिजिकली पढ़ने के लिए। क्या प्लान किट यूज करेंगे, क्लास हैंडआउट्स, इसके अंदर हम कैसे लेंगे इसको समझ लें। लेट सपोज मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट दिया, तो उसके बाद हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि वो जो हमने कॉन्सेप्ट लिया उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि ये पेपर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम जो जो बोलेंगे उसको हम कैलकुलेशन में ट्रांसफर करते रहेंगे। ये इतना जबरदस्त पेपर है, तो इसमें कुछ भी रट्टे वाला है नहीं, सारा अंडरस्टैंडिंग 100%। तो सर आपने हर एग्जाम्पल के बाद कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट के बाद एग्जाम्पल, फिर हम फौरन जंप करेंगे पास पेपर के ऊपर, टॉपिकल पास पेपर साथ साथ करते रहेंगे। जैसे एक टॉपिक खत्म हुआ उसके पास पेपर उठाएंगे, सॉल्व कर लेंगे क्लास में। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं आपकी बात करूं पास पेपर जो अवेलेबल है, अब आपको पता ही होगा एसीसी अपना पेपर आउट नहीं करता, वो जो आपके पास अवेलेबल है वो मॉडरेट फॉर्म होता है, वो चेंज फॉर्म होता है, वो 100% वो सवाल नहीं होता जो पेपर में आया, उसको थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने किट्स के अंदर डालता है। तो जो आप देखते हैं अपने सवाल, ये एसीसी के पास पेपर के सवाल नहीं होते, ये सिर्फ आपको एक आइडिया दिया होता है। हाँ 90% सेम होता है, लेकिन डिफरेंट करके थोड़ा सा वो सवाल को आपकी किट्स में डलवाता है। बराबर, हम पास पेपर के सवाल करेंगे। अच्छा, पास पेपर के सवाल की बात करें तो तीन तरह के सवाल, एमसीक्यूज, ओटीक्यूज, सीआरक्यू। एमसीक्यूज का मतलब आपको पता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपके पेपर का तकरीबन 30%। फिर ओटीक्यूज है हमारे पास, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। इसके अंदर आपको एक सिनेरियो दिया जाएगा और 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। अच्छा यहां पर भी सुनो, 5 एमसीक्यूज में से 3 एमसीक्यूज थ्योरी के होते, दो कैलकुलेशन। वो बार बार पैगाम दे रहा है आपको, भाई थ्योरी पढ़ के आना मेरे पास, थ्योरी से ध्यान नहीं छोड़ा। थ्योरी हमारा, अच्छा एक और मसला क्या करते हैं हम लोग कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं, ना उसको मेमोराइज करते हैं ना लिखते हैं। हम क्या बोलते हैं, कर लूंगा। अभी मैं आपको दूंगा ना 20 मार्क का सीआरक्यू, 15 मार्क की 12 मार्क की कैलकुलेशन होगी, आप करके आ जाओगे। फिर बोलूंगा यार ये 8 मार्क की थ्योरी भी थी, ये आपने कर ली। सर वो मैं कर लिख लूंगा। भाई आप कैसे लिख लेंगे, आपने क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट किताबें लिखी हैं पहले, हु आर यू, आप कैसे लिख लेंगे। ये इशू है हमारे पास, नहीं लिखते। आप भी देखना यही बोलोगे, मुझे बोलोगे सर वो लिख लूंगा मुझे। भाई आप ऐसे नहीं बोलो, आप लिखो। अभी से आदत बना लो कि मैं जो सवाल भी सॉल्व करूंगा मैं साथ उसकी थ्योरी सॉल्व करूंगा साथ साथ, ठीक है। जो भी सवाल कैलकुलेशन वाला सॉल्व करूंगा साथ थ्योरी लिख के लाऊंगा। अच्छा हमारा तरीका क्या होगा, जैसे ही मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट एग्जांपल पास पेपर, जैसे ही पास पेपर हमने सॉल्व कर लिया, अब उसके बाद मैं आपको अनाउंस कर दूंगा भाई 2-4 दिन बाद हम आपका उसका एक टॉपिक का टेस्ट लेंगे कि भाई आपको कितना आता है, पहले से चेक, उस पर आपको प्रॉपर इंशाल्लाह फीडबैक भी देंगे, प्रॉपर उसको चेकिंग करके आपको बताएंगे कि आपने क्या किया और कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, ठीक है। और हम जो स्टार्ट करेंगे वो पेपर की इंपॉर्टेंस के हिसाब से करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आंखें बंद करके वो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, जिसका बेसिक आप कहाँ पढ़ के आए हो, F2 के अंदर पढ़ के आए हो। ये लफ्ज तो आपने सुना हुआ है ना सबने, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इसका बेसिक आप F2 में पढ़ के, ये वाला एरिया भैया 30% तक पेपर में आता है। कितने परसेंट तक, हाँ 30% का मतलब क्या, 30 मार्क्स आपको दे सकता है। तो मैं यहीं से शुरू करूंगा, पहला एरिया। फिर जो इसके सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया।
एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक चल रहा है। फिर थर्ड नंबर पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के साथ पढ़ रहे हैं। ये तीन एरियाज, अगर आप मुझसे पूछे सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पास करने के लिए तीन चीजें बता दें, बस वो तीन है, अप्रेजल, वर्किंग कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये तीन एरियाज जिसके पक्के हैं सर, पेपर उसका कहीं नहीं जाता। लास्ट टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं से पेपर बन के आया है। पूरे बच्चों से मैंने फीडबैक लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सब ये बच्चों का एक ही कहना था, सर सब आता था मैं, लेकिन थ्योरी में टाइम बहुत चला गया। क्योंकि देखो जब तुम आदत नहीं होती ना लिखने की, तो वहां पे ट्रबल करोगे। फर्स्ट टाइम लिखोगे, टाइपिंग करोगे तो फिर मसला बनेगा। तो अभी से लैपटॉप, अच्छा हाँ, जितने भी प्रैक्टिस करोगे घर में एक्सेल पे करोगे। मैं यहाँ पर आपको एक्सेल पे करवाऊंगा, वहां पे भी आपने एक्सेल पे करना है। मैं यहाँ पर बोर्ड पे बहुत सारी चीजें सॉल्व करवा दूंगा डायरेक्ट विंडोज जनरल पे, लेकिन आपने उसको भी घर जाके एक्सेल पे करना। आपने आपको एक्सेल से दोस्ती कर लो, थ्योरी भी सारी आप एक्सेल पे ही लिखेंगे, कैलकुलेशन भी सारी एक्सेल पे करेंगे। रजिस्टर रजिस्टर प्रैक्टिस करने की आदत छोड़ दो। नहीं, वर्ड पे नहीं, उसकी पॉइंट्स बना के लिखेंगे उसी में। वो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा स्ट्रक्चर कैसे लिखें, क्योंकि वहां पे तो आपको वर्ड के एरिया दे देते हैं ना वो लिखने के लिए, बिल्कुल। बहरहाल अल मुख्तसर ये कि कैलकुलेशन के साथ साथ आपने थ्योरी भी सॉल्व करनी है, हर सवाल की कुछ भी होता है। ठीक है सर। फिर उसके बाद पास पेपर, अच्छा पास पेपर का सीन ये है कि साथ साथ तो करते रहेंगे, लेकिन जब आपका कोर्स इंशाल्लाह एंड हो जाएगा तो मैं आपको एक फाइल दूंगा जिसमें बहुत सारे पास पेपर विद सॉल्यूशन है। वो इंशाल्लाह आखिर में आप और डिटेल में 10 पास पेपर हम आपको लास्ट में करवाएंगे, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे पूरे पूरे पास पेपर को सॉल्व कैसे करना है, ताकि आपका हाथ बैठ जाए और 3 घंटे के अंदर अंदर आप पूरा पेपर सॉल्व हो। आर्टिकल सर ये वो एरिया है जो आप नहीं पढ़ते, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया। आप अपना कभी गलती से पोर्टल खोलते उसमें आपको एसीसी आर्टिकल नजर आए, हर सब्जेक्ट। इसका खुदारा हफ्ते में एक मर्तबा एक आर्टिकल जरूर पढ़े, बहुत फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा। ठीक है। बाकी कैप्लान की किट आप जरूर लेंगे, तो दो किट्स हो गई, कैप्लान वीवी की किट हो गई, एक स्टडी हब का मटेरियल हो गया, और एक कैप्लान स्टडी टेक्स्ट हो गया। ठीक है। ये चीजें आपकी रिसोर्सेज होंगे जिनसे हम इंशाल्लाह फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ रहे हो। ठीक है। चले अब आगे सर पेपर स्ट्रक्चर के ऊपर। तो पेपर आपका 100 मार्क्स का होना है इंशाल्लाह, और 3 घंटे का टाइम होगा। अगेन मेरे पास 1 मार्क हासिल करने के लिए 1.8 मिनट्स हो। लेकिन आप याद रखें जब आपको पेपर देने जाओगे उस टाइम मैं समझाऊंगा पेपर कैसे देना है, लेकिन अभी बस इतना याद रखो 1.5 को जाएंगे, 1.8 को हटा, 0.3 को सेव करते रहेंगे। किस पर्पज के लिए? वो लास्ट में जो फंसेंगे उसके लिए। ठीक है। तो 1.5 के हिसाब से आपने टाइम देना है अपने पेपर को। 20 मार्क का सवाल 36 मिनट आइडियल होते हैं, लेकिन आप नहीं कर पाते 36 मिनट, प्रैक्टिस की लैकिंग है, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो 40 से 42 मिनट से ज्यादा में 20 मार्क को गेन नहीं करता। मतलब अगर 40 से भी ज्यादा मिनट लग रहे हैं, उस सवाल को वहीं छोड़ो, आगे बढ़ो, क्योंकि अब ये सवाल आपके वो नंबर भी खा रहा है जो आप अगले पेपर अगले टॉपिक के अगले सवाल से गेन कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ ज्यादा टाइम लगा रहे हो, तो अब आप उसको नहीं कर सकते गेन नाउ से। ठीक है, लॉस करना शुरू कर दिया। तो सर ये तो आपको पुरानी नॉलेज है, पेपर तकरीबन सारे इसी बेस पे हैं। जो नया है वो अब आपके सामने। सर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में कुछ यूं है, 3 सेक्शंस होंगे, ए बी और सी। सेक्शन ए में 15 MCQs होंगे। अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं कि कैसे पेपर में कहां से पूछता है, उसको भी समझ। देखो सेक्शन ए जब एमसीक्यूज 15 MCQs आने, हर एमसीक्यू 2 मार्क का होगा, 30 मार्क होगा, 30%, इसलिए मैंने कहा। लेकिन सर कहाँ से आएंगे, इसके बारे में अगर कोई आपको इल्म दे रहा है तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये एमसीक्यूज है, कहीं से भी ले सकते हैं। ये एरिया एग्जामिनर ने अपने लिए रखा, खुल के खेलता है इसमें, चेक कर लेता है बच्चे को कि वो कितना अच्छा है इसका। आप देखें ना, आपका सेक्शन वाइज फीडबैक आता है, कभी आप पढ़े उसको, तो बताता है भाई ए में आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बी में आपने ये किया, सी में ये किया, कैलकुलेशन में कितना अच्छा परफॉर्म किया, थ्योरी में कितना अच्छा परफॉर्म किया, है ना। तो आपको अगर मजीद जानना है अपने बारे में तो लास्ट पेपर्स के अपने फीडबैक पढ़ लें, ताकि आप फ्यूचर के पेपर्स में वो गलती ना करें। मैं सब बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि वो लाजमी अपने लास्ट पेपर्स की जो है ना वो चीजों को लाजमी पढ़ें, ताकि उनको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि यार मेरे क्या क्या गलतियां, मैं फ्यूचर वाले पेपर्स में ऐसा नहीं करूं। अच्छा एक एक सजेशन मैं और दे दूं,
अभी इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, कोई स्विच करेगा या कोई नया एम्प्लॉय होने जाएगा। तो आप जब एज अ स्टूडेंट जाते हैं ना इंडस्ट्री में, तो आपको इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है, बोलते हैं व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट। ये सवाल पूछा जाता है, तो याद रखना आपने पता है क्या आंसर देना है। जो आप उस टाइम पढ़ रहे होते हैं बस उसको बोलना है भाई ये फेवरेट है मेरा। क्यों? क्योंकि उसकी चीजें आपके जहन में होंगी फ्रेश। वरना आप लोग को तो पता है आपको कितना याद रहता है, सबको पता है माशाल्लाह। तो इसीलिए जो पढ़ रहे होगे आपने उसको फेवरेट बोल के रख कर। सर इंडस्ट्री में अकाउंटेंट तो बहुत मिल जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजर नहीं मिल रहे। मैंने बताया ना, फाइनेंशियल मैनेजर नहीं मिल रहे क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ये जुबैर साहब जो आपके गवर्नर सिंह थे पहले, असद उमर के भाई, इन्होंने एक बैंक को डुबाया था इसी तरह। उन्होंने अपना सारा पोर्टफोलियो उनके हाथ में दिया, भाई इन्वेस्ट करो। इतना गलत इन्वेस्टमेंट्स किए कि कंपनी, बैंक पूरा डूब गया। ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है बैंक का, जिसका काम ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करना होता है। सर उस सब, उसके बाद उसको इंडस्ट्री में किसी ने जॉब दी इस पर्पस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि पूरा बैंक का दिवालिया निकालते। सर इतना इंपॉर्टेंट की रोल है, इस पेपर को पढ़ने के बाद आप बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करोगे एज 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 अ प्रोफेशनल। क्योंकि आपके पास अगर ये रियाज स्ट्रांग है कि सर फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, कहाँ लगाना है, और उसका रिटर्न कैसे पे करना है, ये तीन चीजें आपको आती होंगी, तो आप मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे। ए, बी और ये आ गया सी, तीन एरियाज पे डिपेंडेंट है आपका पूरा पेपर। तो सर 30 मार्क्स यहाँ। अब आ जाए सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में आपको तीन ओटीक्यूज गिवन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें मैंने आपको बताया एक छोटा सा केस स्टडी होगा, और उसके अंदर आपको जो है वो 5 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। अच्छा, कभी 5 होते हैं, कभी 4 भी कर देता है, मार्क्स पर 10-10 मार्क के 3 होने हैं। अब वो 10 मार्क को 5 एमसीक्यूज में तोड़ देता है, दो दो करके 5 पूछ लेता है। 3 थ्योरी के होते हैं, 2 कैलकुलेशन के। इतना स्पेसिफिक बता रहे हैं मॉडल, इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकते। अब आप इसको इसी तरीके से तैयार करने हैं आप। तो 30 मार्क्स का आपका सेक्शन बी है। तो 30 और 30 कितने हो गए? 60। अब आ जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया सेक्शन सी, 40 मार्क्स। अच्छा मैं आपको बताऊं, इस पेपर के अंदर एसीसीए ने आपको बोला है कि यार पास कर लो। एसीसी ने क्या बोला आपको? पास कर लो। खुद कह रहा है, पता है क्यों? 40-50% पेपर आउट है। बताता है कि ये दूंगा पेपर, हमारे अच्छे पेपर तैयारी कर लिया। खुद बताता है कि भाई ये कर लो, मैं यहीं से पेपर दूंगा। लेकिन हमारे वाले तैयारी नहीं करते। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप भी देख लेना क्या करो। सर सबसे पहले याद रखो, इस 40 मार्क का जो पेपर सेक्शन सी की हम बात कर रहे हैं, इसमें 2 सीआरक्यू होंगे 20-20 मार्क के। एक सीआरक्यू 20 मार्क का 100% इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, 100%। तो 20 मार्क तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आपको सेक्शन सी में दिलाया है। अब इसका 2-3 एमसीक्यूज आ जाते हैं, 6-7 नंबर के एमसीक्यूज आ गए, तो 26-27-28 नंबर हो गए। तो सर आपको ये टॉपिक 25 से 27 या 20 से 27 के दरमियान का मार्क्स दे सकता है, ये डन है। दूसरा सीआरक्यू चेंज हो सकता है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से भी हो सकता है, वो वर्किंग कैपिटल से भी हो सकता है, या कभी कभी वर्किंग कैपिटल और बिजनेस वैल्यूएशन मिला के दे देता है, वो किसी से भी हो सकता है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, ये तो डन बात है, ये सेक्शन सी में 20 मार्क के लिए आ रहा है। तो सर 20 मार्क सीआरक्यू क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सर सेक्शन बी में भी कुछ इंपॉर्टेंट है, हाँ 2 एरियाज, एक मिनट में जरा फैन खोलूं। सेक्शन बी में सेक्शन बी में आपके पास 2 एरियाज है जिससे एग्जामिनर बेतहाशा सवाल पूछता है। एक है रिस्क मैनेजमेंट और एक आपका है बिजनेस वैल्यूएशन। ये 2 एरियाज से सेक्शन सी में लाजमी सवाल आते हैं। तो देखो 10 और 10 20, और 20 कितने हो गए? 40। 40 नंबर के कम होते हैं पास होने के लिए। 50 में से 40 पता हो कि कहाँ से आने हैं, तो मेरे भाई 10 ही तो लेने। और तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पेपर आपके हाथ में है, आप इसको बहुत आराम से पास कर सकते हैं, अनलेस कि आपकी अप्रोच सही है। अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है, ये पेपर फेल होगा। अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में मशहूर है, अल्लाह ना करे किसी के साथ हो कि ये रुकता है तो फिर ज्यादा रुकता है। तो इसीलिए इस पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है जान मार के। हमने आइडियल टाइम पे शुरू कर दिया, लेट नहीं शुरू कर रहे। इसलिए मुझे बहुत सारों ने कहा सर ईद के बाद शुरू कर देंगे, मैंने कहा नहीं, अब पहली क्लास इससे पहले।
ताकि हमें आइडिया हो जाए कि इसमें क्या क्या है, पढ़ना कैसे है। ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह आप प्रॉपर इसको स्टार्ट कर दें। सही है, पेपर का स्ट्रक्चर क्लियर है? कोई सवाल है? ओके, ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो आपसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में। सेक्शन ए के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी पार्ट ऑफ सिलेबस से आ सकते हैं सर, कोई स्पेसिफिक एरियाज का मेंशन नहीं है। सेक्शन बी के लिए ये दो एरियाज है, रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन। ये वो तमाम एरियाज है जिससे सेक्शन बी का 20 मार्क का सवाल बनता है 10-10 करके। और सेक्शन सी में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो यूं सर 40 to 45 मार्क्स का पेपर आउट है आपका। ऑनलाइन आप हमारे साथ हैं, कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लें अभी तक। ओके, ये आपने लिखा है cannot come in six. यस, नॉर्मली जब इसमें से 10-10 मार्क का आया था ना तो फिर सी में नहीं जाता। अच्छा जी, सबको मेरी आवाज आ रही है? हानिया, फिजा, आंचल, रिमशा, समर, खतीजा, गंगा, आप सबको मेरी आवाज क्लियर है? ओके, रिस्क मैनेजमेंट तो वैसे भी बहुत कम चांस होता है सेक्शन। हाँ कम चांस, इसलिए तो लिखा नॉट कम। ओके, चले तो सर अब हमने ये सब समझ लिया अल्हम्दुलिल्लाह कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमने पढ़ना है वो हमने समझ लिया, कैसे पढ़ना है वो देख लिया, पेपर कैसे आता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा ये हमने समझ लिया। अब हम जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं, तो उसके बाद हम क्लास को ऑफ करेंगे अगर आपको कोई सवाल नहीं हो। सर ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वर्ड है इसको प्लीज एक्सप्लेन कर। मैं यहीं से बिल्कुल स्क्रैच से बात शुरू करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह हर टॉपिक को ऐसे ही स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और उसको फिर एडवांस तक लेके जाएंगे। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो मैं सबसे पहले इस वर्ड को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, पढ़ने का प्लान मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, देन वर्किंग कैपिटल, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये तीन सबसे पहले खत्म करेंगे, फिर बिजनेस वैल्यूएशन और कॉस्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट लास्ट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा टिपिकल एरिया है, स्टूडेंट्स को लेकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है, इसलिए पहले हम पास वाला एरिया पूरा कर लेंगे और फिर लास्ट में इसको करें। ये हमारा इंशाल्लाह प्लान होगा। अब सर पेपर की स्टर्म को, जो हमारे पेपर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम ऑफ करें। मुझे एक बात बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि यार किसी एंटिटी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई ने बोला पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, लोग कहते हैं ऐसा। आज के बाद आपने ऐसा नहीं कहना इस पेपर को पढ़ने के बाद। सर आप क्या कहना, तो ये आप नई बात बताने जा रहे हैं? यस, मैंने कहा ना वो अकाउंटेंट वाली सोच अभी खत्म, अभी अपन ने क्या बनना है, आज के बाद आपसे कोई व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एंटिटी, आपने आंसर पता क्या देना? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। किसी भी एंटिटी का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है सर? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। भाई अपने मालिकों की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने का नाम क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एंटिटी। तो आज के बाद ये नहीं बोलेंगे प्रॉफिट कमाना, क्या बोलेंगे? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर। ये पहली लाइन याद रखिए, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी कंपनी। फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो सकते, लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। अब सुनो गौर से, इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर ने तुम्हें पहले पैसा दिया होगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस याद आ रहे हैं, तो मैंने उससे पैसा लिया, उस पैसे को मैं यूज करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, और उसको ऐसे इन्वेस्ट करूंगा कि वो पैसा मजीद पैसा बनाए और मेरे शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करे। आपने नेट प्रॉफिट को रिटेन अर्निंग में ऐड किया था, याद है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में? क्यों किया? क्योंकि सर वो जो शेयर कैपिटल है वो पार्ट है इक्विटी का, ऐसा ही है। और वो शेयर कैपिटल दिया किसने था आपको? शेयर होल्डर ने।
भाई जब शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था, उसके पैसे को इस्तेमाल करके मजीद पैसा कमाया है, तो वो पैसा भी तो उसी की वेल्थ में ऐड होगा। तो तुम जैसी रिटेन अर्निंग में प्रॉफिट ऐड करते थे, तुम्हारी इक्विटी की वैल्यू बढ़ जाती थी। दिस इज कॉल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर। इसी को तो कहते थे वेल्थ। आज आपको समझ में आएगा इस पेपर के बाद कि अच्छा भाई वो ये कहना चाहता था हमसे कि इसलिए हम प्रॉफिट ऐड करते थे, क्योंकि हम जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर। तो अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन चीजों का नाम: पैसा लाना, उसको लगाना, और फिर उनको रिटर्न पे करना। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट तीन हिस्सों में तोड़ रहा हूं। तो सर इसकी डेफिनेशन भी इसी के ऊपर बेस कर, कंपनी सबसे पहले रिसोर्सेज को डिप्लॉय करेगी और इफेक्टिवली करेगी। कैसे करेगी सर? ये इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, कम से कम कॉस्ट और मैक्सिमम बेनिफिट। ये नो, आप बैंक के पास जाओ, बोले यार मुझे 10 लाख रुपए तो मुझे इन्वेस्ट करना है। बैंक ने कहा अच्छा दे देंगे 20% सूद पे। अच्छा जहाँ इन्वेस्ट करना है वहां 15% रिटर्न मिलेगा, तो लगाएंगे? ये तो हमारी वेल्थ को मजीद कम कर देगा। तो जो हमें रिसोर्सेज को एक्वायर करना है वो भी एफिशिएंटली करना है। एफिशिएंटली का मतलब कि उसकी कॉस्ट कंट्रोल्ड हो, ताकि मैं उससे मैक्सिमम जब इन्वेस्ट करूं तो जो रिटर्न कमाऊं मुझे पीछे कॉस्ट कम पे करनी पड़े, ताकि मेरी वेल्थ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके। तो याद रखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहला स्टेप होता है एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज, वो भी इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब क्या है? मिनिमम कॉस्ट पे हमने जो है वो अवेल करना है फाइनेंस को। अब उस फाइनेंस को मैंने सेकंड स्टेप पे क्या करना है? इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट मैं इस नियत के साथ करूंगा कि मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। क्या? मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। आसान बात करूं कि उस इन्वेस्टमेंट की एनपीवी पॉजिटिव आती, उस इन्वेस्टमेंट की एनपीवी पॉजिटिव आ जाए। अगर उस इन्वेस्टमेंट की एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो तुमने अपने शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या कर दिया? मैक्सिमाइज। तुमने अक्सर पूछा होगा, लोगों ने भी तुमसे पूछा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीवी। हमारे वाले आंसर देते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। भाई वो उसकी फुल फॉर्म है, मतलब थोड़ी है उसका। तो आपसे कोई पूछ रहे यार ये एनपीवी क्या शो करती है, तो आप क्या आंसर देंगे? अभी कोई पूछ ले आपसे, इंटरव्यू में पूछ ले कि माशाल्लाह आपने रट्टे लगा के धड़ाधड़ एनपीवीज निकाली है, पता नहीं कितने सवालों की निकाली है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, चलो भाई पॉजिटिव आ रही है इन्वेस्ट करेंगे वरना नेगेटिव रिजेक्ट कर दो। भैया एनपीवी होती क्या है? ये ऑनलाइन वाले कोई आंसर दे देना तो मजा आ जाएगा, ये लगेगा ये भी जाग रहे हैं सब। पैसा लगाने जा रहे हैं, अगर हमने कहीं से पैसा लिया है तो उसके बाद हमारे को परसेंटेज पे करनी है और हमारे को जो आनी है उसमें कितना फर्क आएगा उसका। ये तो कैलकुलेशन है। पॉजिटिव इसी तरह आएगा कि इनफ्लो ज्यादा हो आउटफ्लोज कम हो तो एनपीवी पॉजिटिव आएगी। मैं बोल रहा हूँ एनपीवी शो क्या करती है? जितने अमाउंट से हम शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाते हुए, दोबारा बोलना। जितने अमाउंट से हम शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाते। वेरी गुड। अभी मैंने हालांकि आंसर दिया भी था, अगर आपने सुना हो गौर से तो मैंने आंसर दिया भी था। हाँ अब ये देखिए, ये किताबों की जबरदस्त डेफिनेशन हमारे सामने है। बिल्कुल सही है, गलत ये नहीं है। लेकिन आज के बाद आपने, जैसे मैंने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को समझाया, ऐसे ही आपने याद रखना है। कोई पूछे आपसे कि व्हाट इज एनपीवी, तो आपने आंसर देना है सर एनपीवी इज अ अमाउंट दैट विल मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ आवर शेयर होल्डर। बस। अगर वो एनपीवी जो पॉजिटिव एनपीवी की हम बात कर रहे हैं, वो एनपीवी जो पॉजिटिव एनपीवी है, वो एक ऐसा अमाउंट है जो हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ को क्या करेगी, यानी यूं कहो कि एनपीवी वो अमाउंट है जितने से हमारे शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होगी, मैक्सिमाइज होगी, इंक्रीज होगी। बात समझ में आ रही है सर? दिस इज कॉल्ड एनपीवी। तो सर ये दूसरा स्टेप है, जैसी इन्वेस्टमेंट। और तीसरा स्टेप क्या है कि मुझे इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिटर्न्स मिलेंगे उससे मैं उन पैसे जिनसे मैंने पैसा लिया था उनको उनका रिटर्न क्या कर दूं, वापस कर दूं। हाँ जी बिल्कुल ये कह सकते हैं। लेकिन जो अब आज के बाद मैंने आपसे कही है सर, आपने उस डेफिनेशन को अपने जहन में रखना है। आइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन समझते हैं और अपनी फिर क्लास को कंक्लूड करेंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास से पहला एरिया हम स्टार्ट करने जाएंगे अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। सर डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? कंसर्न है अबाउट efficient acquisition and deployment of short term and long term resources। भाई सुनो, पहले एक्वायर करोगे तो फिर इन्वेस्ट करोगे, क्या ख्याल है भाई? रिसोर्सेज पहले एक्वायर करोगे
फिर डिप्लॉय करोगे, डिप्लॉय का मतलब इन्वेस्ट करोगे, और इस तरीके से इन्वेस्ट करोगे। यहाँ देखो, चाहे शॉर्ट टर्म करो चाहे ये का मतलब भाई इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, शॉर्ट टर्म भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म भी। कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली efficiently acquisition and deployment of resources। रिसोर्स सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? पैसा, मनी, कैश। पैसे को ऐसे अरेंज करो और फिर ऐसे डिप्लॉय करो, ऐसे इन्वेस्ट करो टू इंश्योर दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइज अचीव। कह रहा है ऐसे एक्विजिशन करो और फिर ऐसी इन्वेस्टमेंट करो कि सर आपका पैसा आपका रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव अचीव कर दे। तो आप कहना कि आपने क्या किया? फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया। आपने क्या किया? फाइनेंशियल। अच्छा, एक बात याद रखना, इंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या था अभी? यस, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। यस, यही तो था आपके शेयर होल्डर कंपनी का ऑब्जेक्टिव। तो आप जब भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट करोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आसान बात क्या हुई कि सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर या फंड प्रोवाइडर। जिसने पैसा दिया उसकी वेल्थ को मजीद मैक्सिमाइज करना, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो डेफिनेशन भी आपसे यही कह रही है, और आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स भी इन्हीं तीन बातों पर टूटा हुआ है कि पैसा आएगा कहां से, एक्वायर कहां से करेंगे, फिर डिप्लॉय कहां करेंगे, और फिर डिप्लॉय करने के बाद ये देखना है कि हमने पॉजिटिव एनपीवी कमाई या नहीं, हमने अपनी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज किया या नहीं किया। सर ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अच्छा, बस आखिरी फर्क बता के फिर हम ऑफ करते हैं। एक होती है मैनेजमेंट, एक होती है इफेक्टिव मैनेजमेंट। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दीस टू थिंग्स। बाबर आजम टीम चला रहा है, उसको कहते हैं मैनेजमेंट करना, कैप्टेंसी मैनेज कर रहा था बेचारा, इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं करता। सर क्या मतलब? भाई फील्डर 11 ही थे उसके पास भी, और किसी भी टीम के पास, सबके पास टोटल लड़के 11 ही होते हैं, लेकिन वो जो रिसोर्स उसके पास टीम है, क्या गलत उसको यूं भी समझा सकते, वो जो 11 लड़के हैं वो हमारे रिसोर्स हैं। अब उसको हमने एक्वायर तो कर लिया। अच्छा, एक्विजिशन के टाइम भी इफेक्टिव एक्विजिशन होनी चाहिए, यानी कि जो सिलेक्शन होनी चाहिए थी। अब मैं आपको फाइनेंशियल टीम का समझाऊं, क्रिकेट की आपके दिल पे लगी हुई है, उसके बाद फिर हम अच्छे मूड पे इंशाल्लाह एंड करेंगे। तो आपने एक्विजिशन जो रिसोर्सेज की थी वही गलत की हुई। तो जब वही गलत था बेटा, रिसोर्सेज का इनपुट ही गलत होगा तो आउटपुट वाले सही होगा। तो आपने दोस्तियां उसमें दिखाई, अच्छे अच्छे लड़के आपने बाहर रखे, दोस्तियों को अपनी प्रायोरिटी पे दिया, तो एक्विजिशन रिसोर्सेज की सही नहीं थी। फिर जब गलत रिसोर्स एक्वायर हो गया तो डेवलप भी गलत हुआ, इन्वेस्ट भी गलत रिसोर्स हुआ, और जब गलत रिसोर्स डेवलप हुआ तो उसने लॉस दिया, फायदा उसने हमारी वेल्थ को, फॉर्म की वेल्थ को मैक्सिमाइज नहीं किया बल्कि मिनिमाइज किया। तो सर यही इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये है कि वो जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसमें उसको पता होता कि मुझे किस फील्डर को किस पॉइंट पे लगाना है, किस बैट्समैन को किस नंबर पे भेजना है, किस बॉलर को किस टाइम बॉलिंग देनी है, स्लीपर कब लगाना है, मिड ऑफ पे कब लेना है ना। ये सब बातें इफेक्टिव मैनेजमेंट का पार्ट। और आखिरी बात, इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम रिटर्न। सर ये हर जगह हमने अचीव करना है, चाहे हम रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे हो, चाहे रिसोर्सेज को इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे रिटर्न पे कर रहे हो। रिटर्न पे करते हुए भी डिसीजन लेना ना कि भाई डिविडेंड सारा दे दूं या कुछ रोक लूं। याद है, ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, भाई हमने नेट प्रॉफिट कमाया 5 मिलियन का, तो सारा डिविडेंड दे दूं क्या? नहीं ना, इसमें भी पूरी स्ट्रेटेजी बनाएंगे इंशाल्लाह। डिविडेंड पॉलिसी हमारा बिल्कुल एरिया यहाँ पर। तो ये सब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। आई होप चीजें क्लियर होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो उसपे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म से मुराद हमारी ये है कि जो रिसोर्स हम डिप्लॉय कर रहे हैं वो अगर नॉन करंट एसेट में कर रहे हैं बिल्कुल वो लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। जैसे कोई फैक्ट्री डेवलप कर रहे हैं कोई, जी अनस बोलिए। और शॉर्ट टर्म से मुराद क्या है? हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट है, हमारे शॉर्ट टर्म रिजर्व के अंदर, यानी कि बैंक्स के अंदर जो हम डिपॉजिट करा देते हैं, या हमने किसी 6 महीने का बॉन्ड खरीद लिया तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ जाती है। जी अनस, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, थ्योरी इसकी बड़ी लॉजिकल आती है, मैं समझा देता हूँ। जैसे 20 मार्क का सवाल आता है, 12 मार्क की एनपीवी निकलवाई उसने आपसे, उस एनपीवी से ऊपर आपसे 8 मार्क की कैलकुलेशन थ्योरी पूछ लेगा
कि भाई आपने एनपीवी निकालते वक्त जो फैक्टर कंसीडर किए वो क्यों किए, अगर किसी का व्यू पेश करना, डायरेक्टर्स ने कैसे व्यू पेश किया, अगर हम इस एनपीवी को मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सजेशन होंगी, इस तरीके से टेक्निकल थ्योरी होती है, रेडी रटाई थ्योरी बहुत कम होगी। ठीक है जी जी, लाएगा रिपोर्ट, मतलब थोड़ी डिटेल लेकिन आप कितनी लिखनी है वो इंशाल्लाह हम आपको जब थ्योरी वाले सवाल कराएंगे तो वहां समझा भी देंगे कि कैसे आंसर करना है। ठीक है बेटा, ओके चलिए, इसे अपना ख्याल रखिए, ईद मुबारक। इंशाल्लाह इसके बाद हम अपना पहला सेशन स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है सर, स्टडी हब से सिर्फ प्रैक्टिस करें और किट ना करें तो नहीं नहीं लाजमी कर, लाजमी लाजमी। ठीक है, हमारे पास अब प्रैक्टिस के लिए है ही क्या, 2 किट्स है और एक स्टडी हब ही है, 100% सही है। चले जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।